खाना किसने बनाया है? समायरा, निकिता, ये तुम दोनों के हाथ का तो खाना नहीं है, बहुत डिफरेंट है आज। माँ जी, हम तो ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे, लेकिन आरोही ने हमें मना कर दिया, तो उसी ने चीला, चाय, पकौड़े और मिल्क शेक बनाया है। क्या हुआ माँ जी, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन आगे से तुम दोपहर का ही खाना बनाना। सुबह सुबह सबको लाइट ब्रेकफास्ट चाहिए होता है और हम सब ये नहीं खाएंगे। समायरा बहू, अब से सुबह का खाना तुम बनाना और निकिता बहू रात का डिनर तुम, और आरोही तुम लंच तैयार करना। जी माँ जी। पापा जी, आपको पालक प्याज के भजिए पसंद है, चाय के साथ लीजिए ना। पसंद है, लेकिन आज मेरा खाने का कोई मूड नहीं है, मैं जूस पी लेता हूँ। घर के सारे लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और पति लोग काम पर चले जाते हैं। घर के सभी लोग किसी न किसी प्रोफेशन में जुड़े हुए थे और सब टैलेंटेड थे। आरोही विवेक से लव मैरिज करके आई थी। आज उसका ससुराल में पहला दिन था। उसकी जेठानी कमरे में लैपटॉप पर ऑनलाइन क्लासेस दे रही होती है। गाइस, मैंने आपको जो पहला स्टेप करने के लिए कहा है वही कीजिए। ऐसा करोगे तो मेकअप खराब हो जाएगा। आई मेकअप के लिए पहले आपको फाउंडेशन, कंसीलर ये सब लगाना होगा। आफ्टर दैट हम आई शेड देन ग्लिटर यूज करेंगे। सबको समझ आ गया ना? कल मैं एकेडमी आऊंगी और तुम लोगों को मुझे ये प्रैक्टिस करके दिखाना है। ओके, थैंक यू मैम। आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता है, तो आप मुझे बता दीजिए किस किस को क्या क्या पसंद है और आपके बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चे स्कूल गए। तुम्हारे आने से पहले मैंने बच्चों का टिफिन बनाकर स्कूल भेज दिया था। और हाँ, अभी मैं तुमसे कोई बात नहीं कर पाऊंगी। वो क्या है ना, मुझे ऑनलाइन क्लासेस देने के बाद अपने मेकअप एकेडमी में भी जाना होता है। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। क्या सच में दीदी आप बाकी मेकअप आर्टिस्ट की तरह सुंदर मेकअप करती हैं? मुझे भी ऐसा मेकअप करने की बहुत इच्छा है। आप मेरा भी मेकअप करेंगी? इतने महंगे मेकअप की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है, तुम जा सकती हो। समायरा का आरोही को ऐसे जवाब देना उसका दिल दुखा देता है। फिर वो अपने देवर के कमरे में जाती है जहां वो गिटार बजा रहा था। हुन ते रोज तेनू चंदे चंदे, तेरे हुसन उते मर्दे अस्सी रोज की, करिए सजना बोल, हाँ तेरे ही झोल उते नचदे सारे। अरे भाभी, आप ऐसे अचानक से कोई आता है क्या? मेरी प्रैक्टिस खराब हो गई। वो संजू, मैं बोर हो रही थी तो तुम्हारे पास आ गई। तुम अच्छा गा रहे थे इसलिए बस चुपचाप देख रही थी। वही भाभी, ऐसे मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता। मेरे लगातार कॉन्सर्ट हैं, प्लीज आप बाद में आना। जी देवर जी, ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा गाते हैं। आरोही वहां से आने के बाद सास के कमरे में सफाई कर देती है, जिससे टेबल पर रखी दवाई और चाबी गायत्री को नहीं मिलती, तो वो गुस्सा करती है। दोबारा मेरे से बिना पूछे कुछ मत छूना। जाओ जाकर कुछ भी काम करो। माँ जी, कोई काम ही नहीं है, मैंने सारा काम कर लिया। आप बुरा ना माने तो मैं आपके पास बैठ जाऊं, अकेली बोर हो गई हूँ। हाँ, तो मैं एंटरटेनमेंट करूंगी क्या तुम्हारा? कोई काम नहीं है तो अपने कमरे में रहो। एक तो मैं ये बात भूल नहीं पाती कि मेरे बेटे ने लव मैरिज करी है, वो भी एक गरीब बहू से। ये सुन आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने कमरे में चली जाती है और डायरी लिखने लगती है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गलत सोच रही हूँ या ये मेरी हकीकत है। डियर डायरी, मैं अपने ससुराल में आने से पहले ही बहुत सारे अरमान सजा रखे थे, जैसे कि अपने ससुराल में जाकर सबका ख्याल रखूंगी, सबसे घुल मिल कर बातें करूंगी, माँ जी की सेवा करूंगी, हम तीनों सास बहू बहुत खुश रहेंगे। और ये भी सोचा था कि मैं अपनी जेठानी के साथ, बच्चों के साथ, देवर जी के साथ कोई ना कोई खट्टी मीठी यादें बनाऊं, लेकिन यहाँ कोई मुझसे बात ही नहीं करता। ये सब अपने काम में बिजी हैं और लगता है माँ जी को मेरे गरीब होने से भी दिक्कत है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सुबह और रात का खाना दोनों बहू करती थी और आरोही सिर्फ लंच बनाती थी। पति भी प्रॉपर्टी डीलर के काम में व्यस्त रहता था। आरोही घर का काम खत्म करने के बाद खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी, क्योंकि घर के बाकी जने अपने प्रोफेशन में व्यस्त होते हैं। नंद भी फैशन डिजाइनर होती है तो आरोही को टाइम नहीं देती। एक दिन आरोही की देवरानी ड्राइंग शीट पर कुछ नेकलेस डिजाइन बना रही थी। वाओ, आखिर मैंने कमाल कर दिखाया। मैं कब से सोच रही थी कि कैसा डिजाइन बनाऊं जो कि मार्केट में हाहाकार मचा दे और मेरा ये नेकलेस डिजाइन करोड़ों की डील लेकर आएगा। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे समझ नहीं आया। तुम सोने के गहनों के नए नए डिजाइन बनाती हो? हाँ जेठानी जी, अभी सिर्फ मेरा एक डिजाइन कंप्लीट हुआ है, अभी मुझे 3 डिजाइन बनाने हैं। प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत करो और मुझे स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर दे दीजिए। ठीक है निकिता। आरोही निकिता को स्ट्रॉबेरी शेक दे देती है तो बच्चों को खेलता हुआ देखती है। अरे मुझसे तो ये ड्राइंग बन ही नहीं रही है, क्या करूं भैया, तुम बना दो। नहीं, तुझे अपने स्कूल का होमवर्क खुद करना है और वैसे भी मैं अपनी ड्राइंग बना रहा हूँ। बच्चों ये देखो, ये क्या है?
ये आम वाली आइसक्रीम है, कौन खाएगा? चाची मैं, हम दोनों खाएंगे, हमें आम वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है। बच्चे अपना काम छोड़कर आरोही के साथ आइसक्रीम खाते हैं तो जेठानी आ जाती है। चिंटू, पल्लवी, क्या हो रहा है? तुम स्कूल के होमवर्क की जगह आइसक्रीम खा रहे हो? पहले होमवर्क खत्म करो। हाँ रोही, तुम क्या सिखा रही हो बच्चों को? ये सब तुम इन्हें होमवर्क के बाद भी दे सकती थी ना। अभी खेलने चले जाएंगे। माफ कर दीजिए दीदी, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगी। आरोही फिर से खुद को समझाती है और रोज की तरह अपनी डायरी में अपना हाले बयां करती है। बहुत उदास होकर वो अपने पति को गले लगा लेती है। क्या हुआ, ऐसे चिपक क्यों रही हो? विवेक, मुझे यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मैं इतने सारे लोगों के बीच अकेली रहती हूँ और तुमने भी मुझे अपना वक्त नहीं दिया। पहले हम कितना साथ रहते थे। चलो ना, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। सारे दिन तो तुम प्रॉपर्टी डीलर का ही काम करते रहते हो, प्रॉपर्टीज दिखाते हो। अरे यार, मेरे पास टाइम नहीं है। शादी के बाद मैं और बिजी हो गया हूँ, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। ज्यादा बोर होती हो तो फोन चला लो या अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चली जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना। अगले दिन आरोही अपने ससुर के लिए चाय बनाकर रख देती है, लेकिन राजेश वो चाय न पीकर दोस्त के पास चला जाता है, फिर सास से। वो माँ जी सब अपने काम में व्यस्त हैं, इस वक्त आप ही फ्री हैं? क्या हम दोनों बाहर शॉपिंग करने चल सकते हैं? मौसम भी अच्छा है और मैंने आपके साथ वक्त भी नहीं बिताया। नहीं, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, तुम जाओ, जाना है तो। माँ जी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। आरोही अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। इसी के साथ उसे अपने ससुराल में पूरा 1 महीना हो जाता है, लेकिन वो ठीक से अभी भी किसी को जानती नहीं थी। उसे रोता हुआ डायरी रख देख विवेक देख लेता है और बालकनी में आकर पढ़ता है, जहां उसकी दोनों भाभी, सास, नंद सब थे। क्या हुआ बेटा, तू टेंशन में क्यों है? क्योंकि माँ, मैंने आरोही को रोते हुए देखा है। वो कुछ समय से बहुत परेशान है। आज मैं उसकी डायरी पढ़ना चाहता हूँ। इतने में विवेक आरोही की डायरी पढ़ उसके दिल का हाल जान जाता है, जिसे सुन सबके आंसू आ जाते हैं। लगा था मेरा अलादीन का चिराग जैसा ससुराल मेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर देगा। अफसोस माँ, हमने अनजाने में उसके साथ क्या कर दिया। माय गॉड, भैया भाभी अंदर ही अंदर टूट गई हैं। हम सब में से किसी ने उनसे ढंग से बात नहीं की। उनकी ख्वाहिश आज भी अधूरी है। अब उनके ससुराल वालों को अलादीन का चिराग बनकर दिखाना ही होगा, और वो भी उनके बर्थडे पर। हाँ पाखी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसे बहुत गलत फहमी हो गई है घर वालों को लेकर। उसका जन्मदिन आ रहा है, अब उसे हम बहुत खुशियां देंगे। बेटा, बहू को खुश करने में हम सब साथ हैं। उसने डायरी में बताया है ना, उसे चिकन करी और शाही पनीर नान बहुत पसंद है। देख, उसकी शेफ सास उसके लिए खास बनाती है और मैं उनके लिए नेकलेस डिजाइन करूंगी। घर के सभी सदस्य बहू को 1 हफ्ते बाद बर्थडे की तैयारी लगे हुए थे। जन्मदिन वाले दिन कोई उसे जन्मदिन विश नहीं करता। विवेक उसे माँ से मिलने के लिए उसके मायके छोड़ देता है, लेकिन जब शाम को वो वापस आती है तो एकदम से लाइट ऑन हो जाती है। पार्टी पॉपर ब्लास्ट होते हैं और आरोही बारबी थीम का सरप्राइज देखती है और ये सब एक साथ कहते हैं, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहू, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लगा तुझे अपना तोहफा? ये देख, मैंने अपने शेफ हाथों से तेरा फेवरेट खाना बनाया है। और बहू, मैंने तेरा फेवरेट बटर स्कॉच बर्थडे केक तेरा ससुर अपने जमाने में बेकर हुआ करता था। और आरोही, अभी तो बहुत गिफ्ट बाकी हैं। चलो पहले तुम्हें बाबी ड्रेस की डिजाइनर ड्रेस पहना देते हैं और मेकअप कर देते हैं। हाँ चाची, जल्दी तैयार हो जाओ, फिर हम भी आपको गिफ्ट देंगे। तब पाकी आरोही को अपने हाथ की बनी डिजाइनर बारबी ड्रेस पहना देती है और जेठानी उसका मनचाहा मेकअप कर देती है, जिसके बाद वो केक काटती है। तब देवर गिटार बजाकर सरप्राइज देता है। भाभी, तुम खुशियों का खजाना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना। सॉरी, उस दिन आपको लगा कि मैंने आपको जानबूझकर हर्ट किया, पर ये लीजिए हेडफोन, इसमें आप मेरा कोई सा भी गाना सुन सकते हैं। और तभी जेठ उसे थाईलैंड की 2 टिकट और पति 1 प्रॉपर्टी और देवरानी सोने का हार देती है। ये सब देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे वो दिया जो मैं कब से चाहती थी। आपने मेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दी। मुझे नहीं पता था कि मेरा ससुराल अलादीन का चिराग निकलेगा। अब मेरे पास सब कुछ है, पर आप सब नाराज है ना कि मैं गरीब घर से हूँ। अरे बहू, तुझे गलत फहमी हुई है। अलादीन का चिराग वाला ससुराल बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए अपने काम में सब व्यस्त थे, कोई टाइम नहीं दे पाया। और तुझे ऐसा लगा कि हम सब तुझे प्यार नहीं करते। हाँ भाभी, आपके हाथ का खाना भी बहुत अच्छा है। और चाची देखो, हम दोनों ने अपने हाथ से आपके लिए ग्रीटिंग कार्ड भी बनाया है।
और आइसक्रीम भी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, इसकी क्या जरूरत थी। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दिया है। ये बाबी थीम भी कभी मेरा बचपन का सपना था जो आज पूरा हुआ है। इस तरह अलादीन के चिराग वाला ससुराल अपनी बहू का बर्थडे धूमधाम से जारी रखता है। बहन, अब तो बहुत जल्द हम लोग बारात लेकर आएंगे, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। गरीब शांति के घर आशा अपने बेटे का रिश्ता लेकर आती है और रिश्ता पक्का करके वहां से चली जाती है। और लड़के वालों के जाते ही निशा की दोस्त रूपल उससे कहती है, यार तेरी शादी तो अच्छे घर में हो रही है, लड़के वाले भी ठीक पैसे वाले, पर मुझे तो एक चीज की चिंता सता रही है, तेरी 4 नंद है। तो क्या हुआ? अरे मेरी भोली दोस्त, तू नहीं जानती, एक नंद 100 नंद के बराबर होती है। मेरी तो एक ही नंद है, उसने मेरा जीना आराम कर दिया है। महारानी खुद से खाना भी निकाल कर नहीं खाती है। मैं तो तेरी सोच रही हूँ, तेरा क्या होगा? तू कैसे झेलेगी अपनी 4 नंद को? वो तो तेरी जिंदगी खराब कर देंगी। इतना बोलकर रूपल वहां से चली जाती है और निशा के मन में डर बैठ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जैसे तैसे शादी के दिन नजदीक आने लगते हैं। आसपास के लोग भी अब निशा और उसकी भाभी से उसकी 4 नंद के ही बारे में बातें करते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे निशा बेटा, मैंने सुना है कि तेरा रिश्ता लग गया है और अगले महीने तेरी शादी भी है। हाँ आंटी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने सुना है कि तेरी 4 नंद है। भला तू 4 नंद वाले ससुराल में कैसे रहेगी? आंटी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बहू, तेरी तो एक ही नंद थी, वो भी निशा जैसी भोली भाली, इसीलिए तू कुछ नहीं जानती। मेरी भी नंद रह चुकी, मेरी 2 नंद ने तो मेरा घर तोड़ने की सारी हदें पार कर दी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी नंदों से पीछा छुड़ाया है। बेटा, ससुराल में जाकर तुझे तेज बन के रहना है, वरना तेरी 4 नंद तो तेरा खून ही पी जाएंगी। लोगों की बातें सुनकर ना सिर्फ निशा बल्कि उसकी भाभी भी अब बहुत ज्यादा डर जाती है। और ऐसे ही एक दिन जब दोनों ननद भाभी मिलकर खाना बना रही होती हैं, निशा, तुम्हारी शादी को अब बस 20 दिन रहते हैं। मुझे तो सच में तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम 4 नंद वाले ससुराल में कैसे रहोगी? पता नहीं तुम्हारी 4 नंद कैसी हैं, कहीं वो तुम्हें परेशान ना कर दे। तुम तो कितनी भोली हो। अंकिता की बातें सुनकर निशा और भी ज्यादा डर जाती है और शाम को खाना खाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम लड़के वालों को मना कर दो, मुझे ये शादी नहीं करनी। हर कोई मुझे एक ही बात समझा रहा है कि नंद अच्छी नहीं होती और मेरी तो 4 नंद है। अगर शादी के बाद उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की या मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दी तो मैं क्या करूंगी? मेरी बेटी, तू ऐसा क्यों सोचती है? लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। मैंने ऐसे ही तेरा रिश्ता पक्का नहीं किया है, 4 लोग से पता किया है। और देख, तेरी सास ने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया दहेज में। उन्होंने हमारी गरीबी और हालातों को समझा। अब के समय में इतने अच्छे लड़के वाले नहीं मिलते। लड़का बहुत अच्छा है बेटा, तू अपनी माँ पर विश्वास रख, ऐसे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। निशा के मना करने पर शांति उसे ही समझाने लगती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और शादी करके जब निशा अपने ससुराल जाने लगती है तो जाते हुए अंकिता अपनी नंद से कहती है, निशा, तुम्हारे ससुराल में 4 नंद है, तुम्हें हर समय चौकन्ना रहना है। कभी भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी नंद तुम्हें परेशान कर रही तो तुम हमें बता देना। भाभी, मुझे तो अपने ससुराल जाने से भी डर लग रहा है। पता नहीं मेरी 4 नंद कैसी होंगी, कहीं वो मेरी जिंदगी ना बर्बाद कर दे। कुछ देर में निशा की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल वालों के साथ गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल पहुंचती है। पर जैसे ही वह गाड़ी से धीरज के साथ उतरती है, वो देखती है कि उसकी 4 नंद उसके सामने खड़ी हैं। एक नंद उसके ऊपर फूल फेंक रही है तो दूसरी ढोल वालों को पैसे दे रही है। भाभी, आपका हमारे इस घर में स्वागत है। ढोल वाले भैया, खड़े क्या हो, हमारी भाभी आ गई है, ढोल बजाओ। माँ, कुछ पैसे दो, पहले मैं भाभी की नजर उतारूंगी। कविता अपनी माँ से पैसे लेकर अपनी भाभी की नजर उतारती है और बबीता अपनी भाभी पर पैसे उड़ाती है तो वहीं नाचती हुई रेखा ढोल वालों को पैसे देती है। भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है। ढोल वालों, ढोल बजाते हुए हमारे घर के दरवाजे तक चलो। जब तक मेरी भाभी का गृह प्रवेश नहीं हो जाता ढोल बजना बंद नहीं होना चाहिए। इस तरह निशा की 4 नंद बड़े ही प्यार से अपनी भाभी को अपने घर के दरवाजे तक साथ ले जाती हैं, जहां हाथों में आरती की थाली लिए आशा खड़ी होती है। भाभी, बस थोड़ी देर और, उसके बाद होगा आपका गृह प्रवेश। बहू, अब तुम अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर महावर वाले थाल में पैर रखकर अपने पैरों के निशान छोड़ती हुई घर के अंदर आ जाओ। 1 मिनट भाभी, अभी अंदर मत आना, मैं एक रुमाल लेकर आ रही हूँ, उसमें आप पहले पैर के निशान छोड़ना, उसके बाद घर में आना। मैं उस रुमाल का फ्रेम बनवाऊंगी।
जल्दी से रेखा एक वाइट कलर का रुमाल लेकर आती है और महावर वाले थाल में पैर रखकर पहले निशा अपने पैरों के छाप उस रुमाल में देती है, जिसे रेखा बहुत ही संभाल कर अपने पास रख लेती है। बेटा, तुम्हारी भाभी आ चुकी हैं इस घर में। अब भाभी को यहीं खड़ा रखोगी या उन्हें उनके कमरे तक छोड़ोगी? चलिए भाभी, हम चारों नंद आपको आपके कमरे तक ले चलते हैं। बड़े ही प्यार से चारों नंद निशा को उसके कमरे तक ले जाती हैं, जहां निशा देखती है कि उसका कमरा गुलाब के फूलों और रंगीन पर्दों से सजा हुआ है। कैसी लगी आपको ये डेकोरेशन? ये सारी डेकोरेशन हमने अपने हाथों से किया आपके लिए। हम इतने ज्यादा अमीर नहीं है कि डेकोरेशन वाले को बुला सके, इसलिए जितना हो सका हमने खुद ही कर दिया। आपको पसंद तो आया ना भाभी, जैसे हमने आपका वेलकम किया? मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर तुम चारों नंद का पेट भर गया हो अपनी भाभी से, तो क्या अब मैं अपने कमरे में आ सकता हूँ? धीरज के आने के बाद निशा की चारों नंद वहां से चली जाती हैं और अगली सुबह मुंह दिखाई होती है, जहां चारों नंद अपनी भाभी के साथ बैठी होती हैं। और जब औरतें मुंह दिखाई की रस्म कर रही होती हैं तो निशा की चारों नंद अपनी भाभी की तारीफों के पुल बांध रही होती हैं। देख लिया बुआ, हमारी भाभी ना सिर्फ शक्ल सुंदर से बहुत अच्छी है, बल्कि हमारी भाभी का दिल भी बहुत अच्छा है। तुम चारों तो ऐसे भाभी भाभी कर रही हो जैसे कि तुम्हारी भाभी कोई हूर की परी है। हूर की परी ही तो है हमारी भाभी, और हमने सोच लिया हम इस हूर की परी को संभाल के रखेंगे। इस तरह निशा की चारों नंद हर वक्त अपनी भाभी के साथ रहती हैं और एक बहन और दोस्त की तरह उसका ख्याल रखती हैं। अगली सुबह जब निशा की पहली रसोई होती है तो उसमें भी चारों नंद पहले ही रसोई का सारा काम कर लेती हैं और अपनी भाभी से कहती हैं, अब भाभी आपको पहली रसोई करने में परेशानी ना हो, इसलिए हमने पहले से ही सारा काम कर दिया है, सजावट भी कर दी है, बस आपको चूल्हा पूज कर खाना बनाना है। थैंक यू कविता, तुम चारों ने बहुत मदद की है मेरी। अपनी चारों नंद का बर्ताव देखकर निशा का डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है और पहली रसोई की रस्म खत्म होने के बाद शाम को चारों नंद अपनी भाभी को शॉपिंग करवाने के लिए ले जाती हैं। भाभी, कल आपको पगफेरी की रस्म के लिए मायके जाना है ना, इसलिए आपको जो कपड़े लेने हैं ले लो, डरना मत, माँ से हम बात कर लेंगे। मैं तो कहती हूँ आप ये 1 पीस ले लो, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। पर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तो फिर ठीक है, आप ये अनारकली सूट ले लो। निशा की चारों नंद बड़े ही प्यार से अपनी भाभी को शॉपिंग करवाती है और अगले दिन निशा धीरज के साथ अपने पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाती है, जहाँ उसकी दोस्त रूपल उससे मिलती है। तेरे लिए ही रुकी थी मैं, कल मैं भी चली जाऊंगी और जाते ही फिर से अपनी नंद के नखरे उठाऊंगी। वैसे तेरी नंद कैसी है? तुम सबने जैसे मुझे डरा दिया था, मेरी ननद वैसी बिल्कुल भी नहीं है, चारों ही बहुत अच्छी हैं। अरे शुरू में तो सब अच्छा ही होता है, कुछ दिन ससुराल में बिता, तुझे तेरी ननद की सच्चाई का भी पता चल जाएगा। रूपल की ऐसी बातें सुनकर एक बार फिर निशा डर जाती है और शाम को अपने ससुराल आती है। आप चारों ने खाना क्यों बनाया? मैं बना देती। भाभी क्या हुआ, अगर हमने खाना बना लिया तो आप चलो, हम आपका खाना आपके कमरे में लेकर आते हैं। घर आने के बाद निशा देखती है कि उसकी चारों नंद उसकी सेवा में लगी हुई है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, भाभी हम बाहर जा रहे और हम सब ने 1 पीस पहना है, आप भी पहन लो ना, हमने माँ से बात कर ली है। हाँ निशा, अब मान भी जाओ, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। निशा की चारों नंद निशा को जबरदस्ती 1 पीस पहनाती और पूरा परिवार बाहर घूमने जाता है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ निशा की चारों नंद अपनी भाभी की ओर फिक्र करने लगती हैं। कितने सारे कपड़े हैं, हटो भाभी, बाकी के कपड़े मैं धो देती हूँ। पर तुम अभी अभी आई हो और आते ही कपड़े धोगी तो क्या हुआ भाभी, आप भी तो अकेले पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हो। इस तरह निशा की चारों नंद हर समय निशा की घर के कामों में मदद करती हैं। और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और एक रात को जब निशा सारा काम खत्म करके रात के 12 बजे अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि पूरा बेडरूम सजा हुआ है और पूरा परिवार हाथों में केक लिए खड़ा है। ये सब क्या है? अभी आप भूल चुकी हैं, पर हम नहीं। आज आपकी शादी को पूरे 6 महीने हो गए। तुम दोनों को तुम्हारी 6 मंथ एनिवर्सरी मुबारक हो। कल घर में मैंने छोटी सी पार्टी रखी है, तो अब जल्दी से तुम दोनों केक काट लो ताकि हम सब जाकर सो सकें। एक बार फिर सरप्राइज देखकर निशा की आंखें नम हो जाती हैं और वह अपना 6 मंथ एनिवर्सरी का केक काटती है। और अगली सुबह उसकी दोस्त का कॉल आता है। जब से तेरी शादी हुई है तू तो फोन करना ही भूल गई है। हो ना हो तेरी चारों नंद ने तुझे परेशान करके रखा होगा। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? ये नंद होती है ऐसी हैं खड़ूस कहीं की, ना खुद जीती हैं ना ही भाभियों को जीने देती हैं। पता नहीं हम भाभियों को इतना परेशान करके क्यों रखती हैं। देख लिया ना तूने भी अपनी नंद को, अब तो विश्वास हो गया ना तुझे कि सारी नंद एक जैसी होती हैं।
नहीं रूपल, सारी नंद एक जैसी नहीं होती हैं। तुम्हारी नंद होगी बुरी, पर मेरी चारों नंद बहुत अच्छी हैं। और अब मुझे मेरी नंद के खिलाफ भड़काना बंद करो। उस दिन निशा अपनी दोस्त को सुनाकर फोन रख देती है और शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है जहां काफी सारे मेहमान आते हैं और नेहा अपने पूरे परिवार के साथ अपना 6 मंथ एनिवर्सरी मना